नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम भारतीय भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में जो एक भूगोल का एक महत्वपूर्ण जो निचोड़ है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 32,87,263 वर्ग किमी। दोस्तों 32,87,263 वर्ग किमी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से हम संपूर्ण विश्व में 7वें स्थान पर आते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में पहला स्थान की बात करें तो दोस्तों जो रूस देश है उसका संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें संपूर्ण विश्व में तो जो वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप के अंदर एक पादरियों का देश है, वो विश्व का सबसे छोटा देश है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 2.42%। दोस्तों जो 2.42% जो संपूर्ण विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो हिस्सा है, वो भारत के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश का संपूर्ण विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा पहला। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का संपूर्ण विश्व में वर्तमान में पहला स्थान है। अगर हम भारतीय जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों 142.89 करोड़ भारत की वर्तमान जनसंख्या है। हाल ही में हमने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। अगर चीन की जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों चीन की जनसंख्या 142.58 करोड़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत का उत्तर में जो अंतिम छोर है, वहीं भारत का दक्षिण में जो अंतिम छोर है, उसके जो मध्य की दूरी है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 3214 किमी। दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 2933 किमी। दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम का जो मध्य की जो दूरी है, वो है 2933 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 15,200 किलोमीटर। दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर हम इस कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो दोस्तों इस सीमा के अंदर हम जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि समुद्र के अंदर स्थित है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, उन सभी की जो स्थलीय सीमा की लंबाई होती है, उसको भी शामिल किया जाता है। उन सबसे मिलकर जो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बनती है दोस्तों, वो है 15,200 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत के तटीय भाग का कुल लंबाई कितनी है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत की कुल तटीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 7516 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों 7516 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर और तमिलनाडु राज्य तक, वो केरल राज्य तक जाती है। वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल से शुरू होकर तमिलनाडु राज्य तक जाती है। अगर हम सबसे बड़े तटीय रेखा की बात करें तो वो पश्चिम में गुजरात और पूर्व में आंध्र प्रदेश की है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों 8 राज्य। दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो दोस्तों इसे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगर इस पर भारत के 8 राज्यों की बात करें तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य स्थित हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात। दोस्तों जो गुजरात राज्य है उसकी जो तट रेखा है जो संपूर्ण भारत में सबसे लंबी स्थित है। अगर हम विश्व पटल की बात करें तो जो दोस्तों जो कनाडा देश है उसकी जो तट रेखा है वो संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक है। अगर हम दोस्तों भारत में जो दूसरे नंबर की तट रेखा है सबसे बड़ी वो है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत और संपूर्ण विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन-सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा वो भूमि होती है जब कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जहाँ उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो उस क्षेत्र को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन-सी नदी है जिसे असम का शोक यानी कि दोस्तों ऐसी नदी जिसके कारण असम के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं, तो उस नदी को का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे असम के शोक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम जो कोसी नदी की बात करें तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन-सी झील है जिसके अंदर और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोकटक झील। दोस्तों जो लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है, उसमें दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे हम केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों इस उद्यान की बात करें तो इस उद्यान के अंदर दोस्तों डांसिंग डियर जिसे संगई हिरण के नाम से जानते हैं, वो पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर दोस्तों इस गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों ये नासिक के पास महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल होता है। वहीं ये लगभग 1400 किलोमीटर बहकर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है वो किन राज्यों के अंदर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। दोस्तों ये तीन दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो राजस्थान में लगभग 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का सब भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन-सी नदी है जो कि समुद्र के अंदर प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो संपूर्ण रूप से भारतीय भूभाग के अंदर ही प्रवाहित होती है, अर्थात वो समुद्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यमुना। दोस्तों जो यमुना नदी है वो भारतीय भूभाग के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो कि प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों ये यमुना नदी है वो देवप्रयाग में जो गंगा नदी है उसके अंदर अपना जल प्रवाहित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो मध्य का भूभाग है उसमें बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कावेरी नदी। दोस्तों जो कावेरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की बारहमासी बहने वाली एकमात्र नदी है। दोस्तों अगर इस नदी की बात करें तो ये नदी भी दक्षिण भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर अपना जल प्रवाहित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नंदा देवी। दोस्तों जो नंदा देवी चोटी है जिसकी कुल जो ऊंचाई है वो है 7816 मीटर, ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम
चोटी का क्या नाम है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारतीय भूभाग के अंदर जो सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, वो कौन-सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा K2। दोस्तों जो K2 है जिसे गॉडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 8611 मीटर है, वो भारत की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों जो K2 है, जो कि पीओके के अंदर यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आती है। अगर हम भारत के कब्ज़े वाले हिस्से की बात करें, तो जो कंचनजंगा चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है, वो भारत की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। अगर हम हिमालय की बात करें, तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊँचाई 8848 किलोमीटर है, वो संपूर्ण विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हिमालय है, उसकी सबसे जो ऊँची पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा हिमाद्री। दोस्तों जो हिमाद्री है, जो हिमालय की सबसे ऊँची और सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों अगर हिमाद्री की बात करें, जिसे हम बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जितनी भी हमारी जो हिमालय की ऊँची-ऊँची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, K2 हुआ, कंचनजंगा हुआ, सब इसी हिमालय के अंदर स्थित हैं। अगर हम संपूर्ण हिमालय की बात करें, तो दोस्तों हम संपूर्ण हिमालय को 3 भागों में बाँटते हैं। जो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसे हम हिमाद्री अथवा बृहद हिमालय कहते हैं। जो उसका मध्य का भाग है, उसे मध्य हिमालय कहा जाता है, और जो उसका दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी, उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कक्ष गुजरात है, जिसका कुल क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का ऐसा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा माहे जिला, पुदुचेरी। दोस्तों जो माहे जिला है, जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है, वो भारत का सबसे छोटा जिला है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम पुदुचेरी की बात करें, तो पुदुचेरी के अंदर दोस्तों 4 जिले आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन-सा है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों के अंदर निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा गोवा। दोस्तों जो गोवा राज्य है, वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों अगर इसका उल्टा करें, तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सबसे कम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो हो जाएगा गोवा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन-सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जिसकी सबसे कम जनसंख्या शहरों के अंदर निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है, इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसीलिए शहरों के अंदर इसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन-सा है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जिसमें वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें जो वन क्षेत्र है, वो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन-सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि कुल राज्य के क्षेत्रफल में जो वन की हिस्सेदारी है, वो सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हरियाणा। दोस्तों जो हरियाणा राज्य है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में जो वन है, वो सबसे कम है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसी कौन-सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। दोस्तों जो कावेरी नदी है, उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन-सा है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि विश्व का ऐसा कौन-सा द्वीप है जो एक नदी पर स्थित है और जो सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा माजुली द्वीप। दोस्तों जो माजुली द्वीप है, जो कि असम राज्य के अंदर स्थित है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है
भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत का मानक समय है, जो कि 42 82 डिग्री 25 मिनट, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि नैनी उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, वो जो ग्रीनविच शहर है, जो कि इंग्लैंड का, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, उस समय से भारत का समय कितना आगे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5.5 घंटे। दोस्तों भारत का समय है, जो कि संपूर्ण विश्व की जो ग्रीनविच जो लाइन द्वारा जो समय निर्धारित किया जाता है, उससे 5.5 घंटे हमारे देश का टाइम आगे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आदम पुल, जिसे आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, भारत और किस देश के मध्य स्थित है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है जो आदम की खाड़ी और जो आदम पुल है, वो किस भारत और किस देश के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीलंका। दोस्तों जो श्रीलंका के साथ जो आदम ब्रिज है वो स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को, अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा जाता है भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा की नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर इसकी इसकी अगर दोस्तों इसके नामांकन की बात करें तो दोस्तों 1914 के अंदर इस रेखा का नामांकन मैकमोहन नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारत और चीन के मध्य किया गया था। इसकी कुल लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा शिमला समझौता। दोस्तों जो शिमला समझौता हुआ था 1914 के अंदर, उसके द्वारा भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन लाइन है वो निर्धारित की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारत की सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर दोस्तों हम इस सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग दोस्तों 4096 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है, जो कि भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उससे सर्वाधिक बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि दक्षिण भारत का कौन सा शहर है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर मैनचेस्टर की बात करें तो ये इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जो हमारा जो इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत के अंदर जो कोयम्बटूर शहर जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्य किस महासागर में पाई जाती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो रिंग्स ऑफ फायर जिसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों यह वो क्षेत्र होता है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो ये किस महासागर के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रशांत महासागर। दोस्तों जो रिंग्स ऑफ फायर है, जो अग्निवलय है, वो प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीपों का समूह है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो दोस्तों अगर इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो निकोबार है, जो कि दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है हमारा भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लक्षद्वीप। दोस्तों जो लक्षद्वीप है जो उसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा वो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत का जो सबसे ऊंचा है, जो हाईएस्ट जो पास है वो कौन सा है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
काराकोरम दर्रा। दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है जो कि उत्तरी हिमालय है उसका एक भाग है, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर हम काराकोरम रेंज की बात, श्रेणी की बात करें तो दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इसी दर्रे के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिपकला। दोस्तों जो सिपकला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगर हम सिपकला दर्रे की बात करें तो इससे होकर जो हमारी सतलज नदी है वो भी इसी दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, किस दर्रे में जवार सुरंग स्थित है? दोस्तों जो जवार सुरंग है वो किस दर्रे में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वनिहाल दर्रा। दोस्तों जो वनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है, इसी पर जो हमारी जवाहर सुरंग है वो स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्लीट। दोस्तों उस अवस्था को हम स्लीट से के नाम से जानते हैं, जब बारिश और हिमपात दोनों एक साथ होता है जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत के उनके अंदर, तो इस अवस्था को हम स्लीट के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? दोस्तों इसमें के आंसर से तो बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आने वाले समय में आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के शॉर्ट्स वीडियो और ट्रिक्स वीडियो और मैराथन क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो आपको कम समय में और सरल तरीके से चीज़ों को याद कराना रहेगा। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों थाईलैंड। दोस्तों जो थाईलैंड देश है जिसे सफेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वायुमंडल का सबसे निचली परत को कहते हैं? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्फियर। दोस्तों जो ट्रोपोस्फियर है जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसके अंदर जो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, वर्षा का होना और भूकंप, आंधी तूफान आता, सभी इसी क्षोभ मंडल के अंदर होते रहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग इसकी 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जो परत है वायुमंडल की वो पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो उत्तर भारत के जो हिमालय का जो तटवर्तीय जो इलाका है उसमें जो मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भावर। दोस्तों उसे हम भावर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो भावर क्षेत्र होता है उसके अंदर जो पर्वत पत्थरों के बड़े बड़े जो अवशेष है वो पाए जाते हैं, और जब ये पत्थर इनके जो अवशेष है वो छोटी होते जाते हैं तो उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। और खादर होता है वो एक नवीन जलोढ़ होता है, जबकि जो भावर होता है वो प्राचीन जलोढ़ होता है। वे इसी के अंदर जो हिमालय का जो तटवर्ती इलाका उसमें ही तराई क्षेत्र भी पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मौत की घाटी के नाम से जिस घाटी को जाना जाता है वो किस मरुस्थल के अंदर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मोजावे मरुस्थल। दोस्तों जो मोजावे मरुस्थल है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है, जो कि कैलिफोर्निया जो यूएसए का जो राज्य है उसके अंदर ये पड़ता है, इसी के अंदर, और जो मृत घाटी है वो स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तृतीय। दोस्तों नारियल उत्पादन में जो भारत का स्थान है संपूर्ण विश्व में वो तृतीय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो पश्चिम पश्चिम बंगाल राज्य है उसके अंदर संपूर्ण भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर खाद्यान्न फसल की बात करें तो संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो चावल ही है, और वहीं दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो खाद्यान्न का जो संपूर्ण उत्पादन है जिसमें अनेक खाद्यान्न शामिल है वो किस राज्य के अंदर सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों
वो होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भारत में सर्वाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धान। दोस्तों भारत में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है और जो धान होता है, जो चावल होता है, वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाए जाने वाला खाद्यान्न भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 48वें नंबर का प्रश्न है वो है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। दोस्तों जो केरल राज्य है वो भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन करता है। वहीं केरल के अंदर 23% जो काजू है संपूर्ण भारत का, वो केरल के अंदर उत्पादित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में एकाएक अत्यधिक वृद्धि हुई थी, उसके भारत के अंदर जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों जो एम एस स्वामीनाथन है उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो जो नॉर्मन बोर लोग हैं उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर हम भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1967 के अंदर इसकी शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। वहीं इसके जो प्रभाव है वो सर्वाधिक चावल और गेहूं की जो फसलें हैं उनके प्रति इकाई उत्पादन पर पड़ा था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। दोस्तों भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जाता है। अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंदर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर 50 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आपको हेल्पफुल लगे हों, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में इस चैनल पर आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँगे। इस चैनल द्वारा आपको हमेशा आपकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।